आज हम कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय में चर्चा करने वाले हैं गरीबी के कारण। दोस्तों, देश में जो व्यापक पैमाने पर गरीबी पाई जा रही है उसके पीछे कई सारे कारण जिम्मेदार है। जैसे हम मुख्य कारणों की चर्चा करें तो सबसे पहला कारण ऐतिहासिक कारण, दूसरा ग्रामीण गरीबी का कारण, थर्ड वन आर्थिक कारण, चौथा सामाजिक कारण और पांचवा अन्य कारण। इन सभी कारणों की विस्तारपूर्वक जानकारी हमें प्राप्त करनी है, तो जिससे आप समझ जाओगे कि अर्थतंत्र में गरीबी का प्रमाण क्यों घट नहीं रहा है बल्कि क्यों व्यापक पैमाने पर गरीबी बढ़ रही है। दोस्तों, आंकड़ों के आधार पर अगर हम चर्चा करें तो गरीबी घट रही है ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन गरीबी के कुल आंकड़ों में कोई विशेष कमी नहीं आई। गरीबी का प्रतिशत प्रमाण घट रहा है, किंतु कुल आबादी में जनसंख्या का तेजी से बढ़ना, जिसके कारण अधिक से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। वर्तमान समय की भी अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में लगभग हमारे भारत देश की जनसंख्या 140 करोड़ जितनी है, जिसमें से लगभग 25 से 30 करोड़ आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इनके कुछ कारण देखते हैं। सबसे पहला कारण है ऐतिहासिक कारण। इतिहास इस बात की पुष्टि करता है कि भारत देश पहले से ही व्यावसायिक देश था। भारत देश में से कई सारी चीजें जैसे सूती कपड़ा, मलमल का कपड़ा, मूर्तियाँ, नील, ताड़पत्री, मिर्च मसाले, चाय विदेशों में निर्यात होता था। यानी कि हमारे देश से ये सारी चीजें विदेशों में जाती थी। विदेशी व्यक्तियों में या विदेशों में इन वस्तुओं की भारी डिमांड होने के कारण धीरे धीरे विदेशी प्रजाओं का आकर्षण भारत की तरफ हुआ और व्यापार करने के उद्देश्य से वो हमारे देश में यानी कि भारत देश में प्रवेश किए। शुरुआत में मात्र और मात्र लक्ष्य व्यापार पर केंद्रित किया, लेकिन बाद में हमारी संपत्ति को, यहाँ जो भी समृद्धि थी उसे लूट कर लेके चले गए। और विशेष रूप से जो विदेशी प्रजाएं हमारे देश में आई थी, जिसमें पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच और अंग्रेज जैसी विदेशी सत्ताओं में अंग्रेजी सत्ता थोड़ी सी मजबूत थी और उसे अंग्रेज सरकार का पूरा समर्थन भी मिलता था, जिसके कारण उन्होंने 180 साल तक हमारे देश में शासन किया। और हमारे देश के जो मुख्य व्यवसाय थे खेती, उद्योग और सेवा क्षेत्र, जिसमें से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी हमारी, जो कि आज भी है, लेकिन पहले अधिकतम लोग कृषि क्षेत्र पे ही डिपेंड थे। वो सभी कृषि क्षेत्रों को व्यवस्थित रूप से बर्बाद किया। एक तो कृषि बारिशी खेती थी, देश की खेती बारिश पर आधारित थी, और दूसरी तरफ अंग्रेजों ने सिंचाई की सुविधाओं में निवेश करने में कोई रुचि नहीं दर्शाई। इसके उपरांत खेतों के लिए उन्होंने जमींदारी प्रथा, महालवारी प्रथा और रैयतवारी प्रथा जैसी अलग अलग प्रथाओं के द्वारा ऊंचा जमीन में सूद वसूल करने की प्रथाएं अपनाई। परिणाम स्वरूप हमारे देश के किसान खेतों में से जितना भी उत्पादन लेते थे, उस उत्पादन का अधिकतम भाग कर के रूप में ही चुकाया जाता था, जिसके कारण किसानों के पास बहुत कम उत्पादन बाकी रहने के कारण आय कम रहती थी और इस कारण किसानों का परिवार धीरे धीरे गरीबी की रेखा के नीचे आता गया। हमारे देश के उद्योग क्षेत्र में भी ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होने के बाद अंग्रेज सरकार ने भारत देश में नए नए यंत्र, नई नई तकनीक लॉन्च की, जिस कारण उत्पादन तेजी से बढ़ता गया। किंतु देश के जितने भी छोटे छोटे उद्योग थे, जो पहले के समय में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, बांस की लकड़ियों को छीलकर उसमें से टोकरी बनाने वाले, ऐसे सभी हथकरघा के उद्योगों को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम औद्योगिक क्रांति ने किया। और इस तरह से दोस्तों, देश में कृषि की अवस्था दिन ब दिन बिगड़ती गई। कृषि में जब उत्पादन बढ़ाने में किसानों को रुचि नहीं रही, तब मैक्सिमम किसान उद्योग क्षेत्र की तरफ आए। किंतु उद्योग क्षेत्र में भी अंग्रेज सरकार की कुछ नीतियों के कारण उद्योग क्षेत्र भी पूरी तरह से बर्बाद हुआ और अर्थतंत्र में व्यापक पैमाने पर बेरोजगारी फैल गई। जब बेरोजगार का प्रमाण बढ़ता गया तब आय का प्रमाण घटता है, क्योंकि बेरोजगार व्यक्तियों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार न मिलने के कारण आय का प्रमाण एकदम कम या नहीवत रहेगा, जिससे व्यक्ति अपनी
दोस्तों, गरीबी के लिए मुख्य रूप से कारण जिम्मेदार है ऐतिहासिक कारण। अंग्रेजों ने जो हमारे देश के कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र का शोषण किया, जिसके कारण कृषि और उद्योग क्षेत्र की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती चली गई और उसकी असर आज भी आप हमारे अर्थतंत्र पर देख सकते हो। हमारे देश के कृषि क्षेत्र में जो भी उत्पादन होता था, उस उत्पादन को नीची कीमत पर अंग्रेजों के द्वारा खरीदा जाता था और वो वस्तुएं पक्के माल में रूपांतरित करके उसे ज़्यादा कीमत लेकर वो भारतीय लोगों को ही बेचा जाता था। इसके साथ साथ यूरोप में जो भी वस्तुएं बनती थी, वो वस्तुएं अंग्रेज हमारे देश में लाते थे। हमारे देश की जो मुख्य बाजार पेठ थी, उस बाजार पेठ में वो वस्तुएं बेची जाती थी, वो भी ऊंचे कीमत पर। अब यहाँ प्रश्न आता है कि भारत के लोग विदेशों के द्वारा लाई गई या अंग्रेजों के द्वारा लाई गई वस्तुएं क्यों खरीदते थे? क्योंकि विदेशों में से बनी हुई जो भी वस्तु भारत में आती थी, वो भारतीय लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी और जिसके कारण लोग वो वस्तु टिकाऊ होने के कारण और आकर्षक होने के कारण उसकी डिमांड ज़्यादा करते थे और इस तरह से हमारे देश के सभी उद्योग, कृषि क्षेत्र धीरे धीरे बर्बाद होते गए और गरीबी का प्रमाण व्यापक स्तरों में बढ़ता गया। तो दोस्तों, ये पहला कारण है ऐतिहासिक कारण। फिर बढ़ते हैं दूसरे वाले कारण पर, ग्रामीण गरीबी के कारण, जिसमें 2 पॉइंट है। एक है प्राकृतिक परिबल और दूसरा है जनसंख्या संबंधी परिबल। हमारे देश में ग्रामीण गरीबी की अगर हम चर्चा करें तो ग्रामीण गरीबी में विशेष रूप से अधिकतर लोग कृषि व्यवसाय के साथ ही संगठित हैं, लेकिन कृषि बारिशी खेती के रूप में कार्य करती है। ऊपर की बारिश जब आएगी तो किसान फसल ले सकते हैं, वरना फसल नहीं ले सकते। सिंचाई की सुविधाओं के लिए किसानों के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए उतना अधिक रुपया है नहीं, जिसके कारण ग्रामीण गरीबी में प्राकृतिक परिबल के आधार पर ही कृषि होने के कारण फसल में अनिश्चितता रहती है। कभी फसल मिली तो बहुत ज़्यादा, तो कभी अगर नहीं मिली तो बिल्कुल ही नहीं। फिर दूसरी नई फसल लेने के लिए इन्वेस्टमेंट किसान करेगा कहाँ से? और फिर उसे दूसरी फसल लेने के लिए, जब पहली फसल बर्बाद हो गई तो दूसरी फसल लेने के लिए उसे कहीं ना कहीं अमीर वर्ग से कर्ज लेना पड़ता है और लग बाय चांस से दूसरी फसल भी बर्बाद हो गई तो किसान पूरी तरह से कर्जे में डूबता जाएगा और वो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय रहा कृषि क्षेत्र, जिसमें श्रमिकों के द्वारा उत्पादकता कम होने के कारण या उत्पादकता में अनिश्चितता रहने के कारण ग्रामीण गरीबी में वृद्धि हो रही है, ग्रामीण गरीबी का प्रमाण बढ़ रहा है। दोस्तों, ग्रामीण गरीबी का दूसरा कारण है जनसंख्या संबंधी परिबल। हमारे देश में जब हमें आज़ादी मिली, वहाँ से अभी तक स्वास्थ्य विषयक सेवाओं में बढ़ोतरी हुई है। लोगों को अधिकतम स्वास्थ्य विषयक सेवाएं प्राप्त होने लगी, परिणाम स्वरूप देश का मृत्यु दर घटता गया, किंतु इसके सामने जन्म दर का प्रमाण विशेष नहीं घटा। परिणाम स्वरूप ग्रामीण आबादी बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ती गई। आबादी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, उतना ही आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली चीज वस्तुओं को भी प्राप्त करना होगा। एक तरफ प्रति व्यक्ति आय का नीचा होना और दूसरी तरफ जनसंख्या का प्रमाण बहुत ज़्यादा ऊंचा होना, जिससे लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण करने में समस्याएं निर्माण हुई और जिस कारण व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे चला गया। इसके साथ साथ दोस्तों, जनसंख्या की मैक्सिमम आवश्यकताओं को पूर्ण करने में ग्रामीण क्षेत्र जो है वो निष्फल रहता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कमजोर क्रय शक्ति के कारण, क्योंकि उत्पादकता का प्रमाण कम है और यदि व्यक्ति की आय कम रही, क्योंकि उत्पादकता का प्रमाण कम है तो आय कम रहेगी और आय कम रही तो आवश्यकता वाली तमाम चीज़ों को प्राप्त करने में कठिनाई होती है, जिससे मानव की जीवन की गुणवत्ता का स्तर हो जाता है नीचा। तो एक और आय का प्रमाण कम है क्योंकि जनसंख्या का प्रमाण ज़्यादा है और दूसरी तरफ आवश्यकताओं को पूर्ण करने में समस्या सर्जित होती है, जिसके कारण जीवन की गुणवत्ता होती है नीची और परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है। तो ये पॉइंट नंबर 2 है, जनसंख्या संबंधी परिबल। तीसरा कारण है आर्थिक कारण और आर्थिक कारण में टोटल 5 पॉइंट बताए गए। सबसे पहला पॉइंट है प्रतिश्रमिक नीचे कृषि उत्पादकता। हमारे देश के अधिकतर किसान बारिशी खेती पर डिपेंड होने के कारण और पुरानी तकनीक का ही उपयोग करने के कारण, पुराने साधन, पुरानी पद्धतियों का ही किसान वर्तमान समय में भी उपयोग करता
जंतुनाशक दवाइयाँ नहीं डाली जाती, जिसके कारण किसानों की उत्पादकता रहती है कम। अब किसानों की यदि उत्पादकता ही कम रही तो वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली तमाम वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जिससे परिवार जो है वो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं दोस्तों कि आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र पर डिपेंड है। लगभग वर्तमान समय में भी 48% लोग कृषि क्षेत्र पर डिपेंड है और खेतों में उत्पादकता कम है, और वो उत्पादन जितना भी होता है कृषि का वो 48% फैमिली में बटेगा, तो प्रतिशत उत्पादकता बहुत ही कम आएगी। एक अंदाज के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश का खेती क्षेत्र के साथ जुड़े हुए लोगों में एक व्यक्ति का औसतन पूरे साल का मात्र 100 केजी जितना ही उत्पादन आता है। हम औसत रूप से भी ले तो एक व्यक्ति को खाने के लिए 100 केजी से भी ज़्यादा उत्पादन चाहिए, लेकिन प्रतिश्रमिक उत्पादकता में मात्र 100 केजी ही उत्पादकता आ रही है, जिसके कारण व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की तमाम वस्तुएं प्राप्त करने में समर्थ नहीं है और देश में गरीबी का प्रमाण बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाया वो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। तो ये आर्थिक कारण में पहला प्रतिश्रमिक निजी कृषि उत्पादकता। दूसरा कारण है जमीन और संपत्ति का असमान वितरण। हमारे देश में प्राचीन समय से ही आय और संपत्ति का असमान वितरण किया गया। असमान वितरण होना यानी कि कुछ लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा संपत्ति, बहुत ज़्यादा जमीन होना, जबकि बहुत ज़्यादा लोगों के हाथ में बहुत ही कम संपत्ति का आना। अब जब संपत्ति असमान रूप से वितरित की गई है तो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। गरीब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की तमाम वस्तुओं को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता। एक उदाहरण के द्वारा इसे समझेंगे। हमारे देश के जो अधिक लोग खेतों के साथ संलग्न हैं, खेतों में उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्हें इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है, किंतु वो गरीब होने के कारण खेतों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और दूसरे साइड में कुछ मुट्ठीभर लोग हैं जिनके पास जमीन बहुत ज़्यादा पैमाने पर उपलब्ध है, किंतु उन्हें खेतों में उत्पादकता बढ़ाने में बिल्कुल रुचि नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना सारा इन्वेस्टमेंट खेतों के अलावा दूसरे क्षेत्रों में करके रखा है, उद्योग और सेवा क्षेत्र में। तो कृषि का उत्पादकता बढ़ेगा कैसे? क्योंकि जिनके पास रुपया है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं, और जो खेतों में मेहनत करना चाहते हैं, उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं, उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए रुपया नहीं, और जिसके कारण बड़े जमींदारों के पास भी जमीन में उत्पादकता रहती है कम, और छोटे किसान जो होते हैं इनके पास भी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट ही कम है, तो इनका उत्पादन भी होता है कम। परिणाम स्वरूप देश में व्यापक पैमाने पर गरीबी पाई जा रही है। तो ये कारण नंबर 2 है जमीन तथा संपत्ति का असमान वितरण। तीसरा कारण है आर्थिक कारण, छोटे और गृह उद्योगों का अल्प विकास। हमारे देश में आयोजन की शुरुआत से ही सरकार ने बड़े उद्योगों में अधिक से अधिक ध्यान दिया। सरकार का कहना था कि जितना ज़्यादा बड़े उद्योगों में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही अधिक से अधिक रोजगार का सर्जन होगा, देश में गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं घटेगी और देश का आर्थिक विकास भी तेजी से होता जाएगा। और इसी कारण सरकार ने बड़े बड़े उद्योगों में ही इन्वेस्टमेंट किया, छोटे उद्योगों की तरफ सरकार ने पर्याप्त ध्यान दिया ही नहीं। इसका परिणाम थोड़ा सा अलग निकला। बड़े उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने यंत्र या टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ों की सहायता ली। परिणाम स्वरूप बड़े उद्योगों में भी रोजगार का सर्जन नहीं हुआ। और रही बात छोटे उद्योगों की, तो सरकार ने छोटे और गृह उद्योगों की पहले से ही उपेक्षा की है, क्योंकि सरकार ये समझता था कि छोटे उद्योगों में यदि उत्पादन बढ़ाएंगे तो उत्पादन धीमी गति से बढ़ेगा, जिससे अर्थतंत्र का विकास तेजी से नहीं हो पाएगा। परिणाम स्वरूप 1951 से ही सरकार ने छोटे उद्योगों में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। परिणाम स्वरूप रोजगार का सर्जन नहीं हुआ। रोजगार का सर्जन नहीं होने के कारण अधिकतम लोग बेरोजगार बने, और लोग बेरोजगार बनेंगे तो आय का प्रमाण कम रहेगा, जीरो रहेगा, और आय का प्रमाण कम रहा या जीरो रहा तो परिवार गरीबी रेखा के नीचे चला जाएगा, क्योंकि बिना रुपये पैसों के परिवार अपनी आवश्यकता पूर्ण नहीं कर पाएगा। तो सरकार के द्वारा छोटे और गृह पैमाने के उद्योगों का अल्प विकास करने के कारण, छोटे उद्योगों की तरफ पर्याप्त ध्यान, पर्याप्त इन्वेस्टमेंट न करने के कारण रोजगार प्रदान करने की क्षमता जो छोटे उद्योगों में अधिक है वो क्रिएट नहीं हुई, और रोजगार का सर्जन न होने के कारण ज़्यादातर लोगों को बेरोजगार बनना पड़ा, और इसी कारण देश में गरीबी का प्रमाण भी बढ़ता गया। चौथा कारण है तेजी से बढ़ते भाव। देश में बार बार युद्ध जैसी परिस्थितियों का सामना होता है, और
अर्थतंत्र में कभी कभार उत्पादकता का प्रमाण कम रहता है। बढ़ रही आबादी के कारण वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा है, किंतु उसके सामने सप्लाई का प्रमाण कम होने के कारण व्यापारी वर्ग अपनी अपनी वस्तुओं की कीमत बढ़ा देते हैं। अब गरीबों की सबसे पहले तो आय ही कम है, और उसमें भी उनको जो वस्तुएं चाहिए यदि उनकी कीमत बढ़ी तो फिर वो उन वस्तुओं को भी प्राप्त करने में समर्थ नहीं होंगे, और इस तरह से गरीब वर्ग कमजोर क्रय शक्ति के कारण वस्तुओं को प्राप्त करने में कठिनाइयां महसूस करता है, जिससे और ज़्यादा गरीबी का प्रमाण बढ़ता है। एक उदाहरण के द्वारा इसे समझेंगे। माना कि हमारे देश का कोई एक गरीब व्यक्ति जो दिन भर में मेहनत करके 100 रुपये की इनकम कमाता है, 100 रुपये में वो जीवन यापन कर सकता है, इतनी चीज़ों को प्राप्त कर पा रहा है। किंतु यदि उन चीज वस्तुओं के दाम बढ़े तो जैसे मानो कि मनुष्य जीवन को टिकाए रखने के लिए हर दिन 5 वस्तुओं की सहायता लेनी पड़ रही है और एक वस्तु की कीमत है 20 रुपया, तो वो गरीब व्यक्ति 100 रुपये कमाकर 5 वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा। किंतु यदि उन चीज़ों के दाम बढ़े, 20 रुपये से उनका दाम बढ़कर 25 हुआ, तो फिर 100 रुपये में वो 5 वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाएगा, मात्र 4 वस्तु को ही प्राप्त करेगा, जिसके कारण एक वस्तु से प्राप्त नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम तो उतनी ही रही, लेकिन चीज वस्तु के दाम बढ़े। चीज वस्तु के दाम बढ़ाने के पीछे पहला जिम्मेदार कारण यही है, मांग का अधिक होना और पूर्ति का कम होना। सप्लाई यदि कम हो रहा है और डिमांड अगर ज्यादा है तो चीज वस्तु की कीमत बढ़ती है। कभी कभार संग्रहखोरी के कारण या कृत्रिम कमी दिखाकर भी वस्तु की कीमत बढ़ाई जाती है, जिसकी सीधी असर पड़ती है समाज में रहने वाले गरीब वर्ग की क्रय शक्ति पर। तो गरीब वर्ग कीमत बढ़ने के कारण वस्तुओं को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाएगा और वो और ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे जाएगा। ये कारण नंबर। आर्थिक कारण में 5वां कारण है बेरोजगारी का ऊंचा प्रमाण। हमारे देश में आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि स्वास्थ्य विषयक सेवाओं में सुधार हुआ। मृत्यु दर में तेजी से कमी आई, जबकि जन्म दर में उतनी अधिक कमी न आने के कारण देश की जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है। एक अंदाज के आंकड़ों के अनुसार देश की जनसंख्या हर वर्ष 2 करोड़ जितनी बढ़ती है, लेकिन अर्थतंत्र में 2 करोड़ जितने रोजगार के नए अवसर सर्जित नहीं हो पाते, जिसके कारण अर्थतंत्र की कुछ कमियों के कारण हम सभी लोगों को रोजगार देने में समर्थ नहीं है। परिणाम स्वरूप कुछ लोगों को रहना पड़ता है बेरोजगार, और यदि व्यक्ति बेरोजगार है तो आय का प्रमाण रहेगा कम, और यदि आय का प्रमाण कम रहा तो व्यक्ति अपनी आवश्यकता की तमाम चीजों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होगा, और यदि वो अपनी आवश्यकताओं की तमाम चीजों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं है तो इसका अर्थ वो गरीबी रेखा के नीचे जा रहा है। इस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं देश में बेरोजगारी का ऊंचा प्रमाण भी गरीबी के लिए एक जिम्मेदार कारण है। अब बेरोजगारी क्यों है अपने देश में? तो उसके सबसे पहले मुख्य 2 ही कारण हैं। एक, आबादी का तेजी से बढ़ना, और रोजगार के उतने अवसरों का सर्जन न होना। अगर हमें बेरोजगारी की समस्या घटानी है, देश में बेरोजगारी नहीं दिखनी चाहिए, तो उसके लिए या तो जनसंख्या को नियंत्रित करना पड़ेगा, या तो दूसरा ऑप्शन देश में रोजगार के अवसरों में तेजी से बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। लेकिन देश की कमजोर आर्थिक क्षमता के कारण रोजगार का अधिक से अधिक सर्जन भी देश में नहीं हो रहा है, और देश में स्वास्थ्य विषयक सेवाओं में बढ़ोतरी होने के कारण देश की आबादी भी घट नहीं रही है, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसीलिए हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, और बेरोजगारी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ही अर्थतंत्र में गरीबी का सर्जन भी होगा। ये कारण नंबर 5, आर्थिक कारण का 5वां। यदि हम ग्रामीण क्षेत्र की भी बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में भी आबादी का प्रमाण अधिक है, कृषि में कार्य करने वाले श्रमिक भी अधिक है, लेकिन उनके सामने उत्पादकता का प्रमाण बहुत ही कम है। इसके अलावा हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कृषि में लगे हुए लोगों को पूर्ण समय का रोजगार भी नहीं मिलता। 1 या 2 बार ही साल में फसल ली जाती है। बहुत कम जमीन ऐसी है जहाँ पे 2 बार फसल लेते हैं। ज़्यादातर जमीन तो ऐसी है कि जिसमें वर्ष में मात्र 1 ही बार फसल ली जा सकती है, और जिसके कारण ग्रामीण अर्थतंत्र का मुख्य रूप से रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र जो है कृषि, वो पर्याप्त समय का रोजगार सभी लोगों को नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में लोग मौसमी बेरोजगार बनते जा रहे हैं, प्रच्छन्न बेरोजगार बनते जा रहे हैं, और परिणाम स्वरूप आय का प्रमाण कम होने के कारण अपनी आवश्यकता की तमाम वस्तुओं को वो खरीद नहीं पाते, जिसके कारण उनका परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है। इसके अलावा जनसंख्या अधिक होने के कारण और ग्रामीण क्षेत्र में संयुक्त परिवार प्रथा का अमल होने के कारण ज़्यादातर फैमिली जॉइंट में रहती है, मतलब पप्पा, बड़े पप्पा, अंकल, इन सभी की फैमिली एक साथ रहती है। लेकिन अर्थतंत्र में ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य व्यवसाय मात्र कृषि है।
सभी फैमिली के सभी मेंबर्स को कृषि रोजगार प्रदान नहीं कर सकती और जिसके कारण बेरोजगारी का प्रमाण ऊंचा देखने को मिलता है। और बेरोजगारी जितनी ज़्यादा ऊंची देखने को मिलेगी उतना ही देश में गरीबी का भी अधिक से अधिक सर्जन होता है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले वाले कारण पर और वो है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में 2 पॉइंट है। सबसे पहला है शिक्षा का निम्न स्तर और दूसरा पॉइंट जो है वो है लैंगिक असमानता। देश में गरीबी का एक कारण है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में पहला पॉइंट है दोस्तों शिक्षा का निम्न स्तर। देश में बेरोजगारी के लिए और गरीबी के लिए एक जिम्मेदार कारण है लोगों का एजुकेशन कम होना। शिक्षा का नीचा स्तर होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो ज्यादातर कृषि व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं वो परंपरागत पद्धतियां पुरानी तकनीक का ही उपयोग करते हैं, जिसके कारण उत्पादकता का प्रमाण रहता है नीचा। शिक्षा के अवसर कम होने के कारण या शिक्षा का प्रमाण लोगों में कम होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोग उद्योग और सेवा क्षेत्र में भी उतनी अच्छी तरह से सक्रिय नहीं हो पाते। परिणाम स्वरूप आय कम रहती है। आय कम होने के कारण परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है। ग्रामीण व्यक्ति कमजोर शिक्षा के कारण, प्रशिक्षण के अभाव के कारण पुरानी पद्धतियों से ही उत्पादन करता है। उत्पादन करने के बावजूद भी उसे उत्पादन को कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, कौन से बाजार में हम बेचेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये सारी जानकारी उन लोगों के पास नहीं होती। परिणाम स्वरूप एक तरफ उत्पादकता कम है कृषि की और दूसरी तरफ प्रतिश्रमिक उत्पादकता भी कम रहती है और जिसके कारण व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाता और गरीबी का प्रमाण बढ़ता जाता है। कारण नंबर 2, लैंगिक असमानता। हमारे देश में पहले के समय से ही स्त्री और पुरुष के बीच में असमानता दिखाई देती है। स्त्रियों के बारे में उपेक्षित व्यवहार किया जाता है। स्त्रियों के प्रति उपेक्षित व्यवहार होने के कारण स्त्रियों को पर्याप्त पौष्टिक युक्त भोजन नहीं मिलता, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलती, जिसके कारण स्त्रियों में आयरन की कमी यानी कि लोह तत्व जो है उसकी कमी होती है और परिणाम स्वरूप स्त्रियों का स्वास्थ्य कमजोर रहता है। जब प्रसूति का समय आता है यानी कि मम्मी जब बच्चे को जन्म देती है उस समय मम्मी का स्वास्थ्य कमजोर होने के कारण जन्म लेने वाले बच्चे का स्वास्थ्य भी कमजोर ही होता है, जिससे श्रमिक कमजोर निर्माण हो रहे हैं। दूसरी ओर स्त्रियों के बारे में ऐसी मान्यता है कि स्त्री मतलब मात्र घर का ही काम करे, जिसके कारण स्त्रियों को एजुकेशन का प्रमाण कम मिलता है। परिणाम स्वरूप वो स्त्री मात्र और मात्र घर का ही काम कर पाती है। बाहरी दुनिया में उसे रोजगार के उतने अधिक अवसर सर्जित नहीं हो पाते, जिसके कारण परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी मात्र और मात्र परिवार के पुरुष वर्ग पर ही आती है और यदि पुरुष वर्ग की इनकम कम रही तो परिवार की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में समस्याएं निर्माण होती है और परिवार गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है। समाज में आपने ऐसी कई सारी फैमिली देखी होगी कि जहां पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर कार्य करते हैं, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा ऊंची रहती है, जिस कारण परिवार में कोई भी आवश्यकता निर्माण हो तो वो सरलता से पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश के विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष वर्ग ही मात्र आय सर्जन का काम करते हैं, स्त्री मात्र और मात्र घर का ही काम करे, ऐसी मान्यता होने के कारण स्त्रियों को पढ़ाते लिखाते नहीं है, जिसके कारण रोजगार के अवसर स्त्रियों को उतने ज़्यादा पैमाने पर उपलब्ध नहीं हो पाते। हालांकि सरकार के सक्रिय प्रयासों के कारण लोगों में जागरूकता आ रही है और धीरे धीरे स्त्रियों में साक्षरता का प्रमाण भी बढ़ता जा रहा है, जिससे स्त्रियां भी आज पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर रोजगार प्राप्त कर रही है और जिससे परिवार को आर्थिक सहारा प्राप्त हो रहा है और गरीबी का प्रमाण थोड़ा थोड़ा घट रहा है। लेकिन दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में आज भी प्राचीन और पुरानी मान्यता होने के कारण वहाँ स्त्रियों को उतना ज़्यादा पढ़ाते लिखाते भी नहीं है और दूसरी ओर स्त्रियों को रोजगार के अवसर भी कम पढ़े लिखे होने के कारण रोजगार के अवसर तो मिलते हैं लेकिन बहुत ही कम, इसीलिए परिवार की इनकम कम रहती है और परिवार में गरीबी का प्रमाण दिखाई देता। भारत की गरीबी में 5वां कारण जो गरीबी को प्रभावित करता है वो है अन्य कारण। अन्य कारण में 3 पॉइंट है। सबसे पहला युद्ध, दूसरा संरक्षण खर्च में वृद्धि और तीसरा दोषपूर्ण नीतियां। आज़ादी तो हमें मिली, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भी हमारा देश बार बार पड़ोसी देशों के साथ युद्ध जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ हमारे संबंध जो है वो मित्रतापूर्ण नहीं है। इसका परिणाम ये निकलता है कि जब भी देश में युद्ध जैसी स्थिति
आती है तब व्यापारियों के द्वारा और जो वस्तुओं का संग्रह करते हैं ऐसे लोगों के द्वारा आने वाले समय में वस्तुओं की कृत्रिम कमी सर्जित करने के लिए वस्तु का संग्रह करना शुरू करते हैं। वस्तु का जितना अधिक संग्रह होता है उतना ही वस्तुओं की अर्थतंत्र में कमी सर्जित होती है। परिणाम स्वरूप कमी वाली वस्तुओं को खरीदने के लिए लोग जब मार्केट में उतरते हैं तो उन वस्तुओं की कीमत हो जाती है ऊंची। इसीलिए लोग उन चीज़ों को प्राप्त करने में समस्या का अनुभव करते हैं और उन चीज़ों को यदि प्राप्त करने में समस्या आई तो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाएगा और व्यक्ति यदि अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करता तो गरीबी का प्रमाण बढ़ेगा। दूसरी ओर इस स्थिति का लाभ उन संग्रहखोरों को मिलता है, उन व्यापारियों को मिलता है कि जो युद्ध जैसी परिस्थिति का फायदा उठाकर कृत्रिम कमी वस्तुओं की सर्जित करके वस्तुओं की कीमत को बढ़ाते हैं। देश में बार बार युद्ध जैसी परिस्थिति का सर्जन होने के कारण सरकार का विकास लक्षी खर्च घटता गया, जबकि युद्ध जैसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए सरकार को कई सारे हथियार खरीदने पड़े, कई सारे संसाधन खरीदने पड़े, जिसके कारण सरकार के संरक्षण खर्च में बढ़ोतरी हुई, विकास लक्षी खर्च घटा। परिणाम स्वरूप गरीबी के प्रमाण में उल्लेखनीय कमी नहीं हो पाई और गरीबी ऐसे ही व्यापक पैमाने पर बढ़ती गई। दूसरा कारण है दोस्तों संरक्षण खर्च में वृद्धि। देश बार बार पड़ोसी देशों के साथ युद्ध जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहा है, पहले भी कर रहा था और अभी भी कर रहा है। परिणाम स्वरूप हमारे देश का जो डिफेंस फील्ड है यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार को हथियार खरीदने पड़ते हैं, टैंक खरीदने पड़ते हैं, सबमरीन खरीदनी पड़ती है और भी कई सारे ऐसे संसाधन जो युद्ध जैसी स्थिति में उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसे चीजों पर सरकार का भारी खर्च होता है, मतलब बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। ये सभी खर्च अनुत्पादकीय खर्च है। चाहे सरकार संरक्षण के पीछे कितना भी खर्च करे लेकिन उससे देश का उत्पादन बढ़ेगा नहीं और इसीलिए जितना ज्यादा संरक्षण खर्च में वृद्धि होती जाएगी, क्योंकि करना पड़ेगा देश को यदि सुरक्षित रखना है तो सरकार देश को सुरक्षित रखने के लिए और युद्ध जैसी स्थिति का सामना करने के लिए हथियारों की खरीदी करता है। परिणाम स्वरूप जो रुपया देश के विकास में खर्च होना चाहिए वो रुपया देश में युद्ध जैसी स्थिति का सामना करने के लिए खर्च होता है। परिणाम स्वरूप विकास लक्षी खर्च में हो जाती है कमी और बिन विकास लक्षी खर्च का प्रमाण बढ़ता है। अर्थतंत्र में परिणाम स्वरूप जो विकास कार्यों में खर्च होने वाला रुपया यदि विकास कार्यों में खर्च होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा तो गरीबी का प्रमाण घटेगा, किंतु अब वो विकास लक्षी खर्च में खर्च होने के बजाय वो रुपया बिन विकास लक्षी कार्यों में खर्च होने के कारण लोगों में रोजगार का प्रमाण नहीं बढ़ता। परिणाम स्वरूप परिवार की आय रहती है कम, लोगों की आय रहती है कम और जिस कारण गरीबी का प्रमाण ऊंचा देखने को मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों युद्ध और संरक्षण खर्च में वृद्धि होने के कारण भी विकास लक्षी खर्च में कमी होती है, बिन विकास लक्षी खर्च बढ़ता है। परिणाम स्वरूप अर्थतंत्र में रोजगार का सर्जन उतने अधिक पैमाने पर नहीं हो पाता, जिस कारण गरीबी का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। और अंतिम कारण है दोषपूर्ण नीतियां। हमारे देश में गरीबी घटाने के लिए सरकार ने 1974 से ही सक्रिय प्रयास किए, लेकिन अर्थतंत्र में बार बार बदलती सरकार के कारण, सरकार की नीतियों में सातत्य न होने के कारण गरीबी घटाने के लिए जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई गई उसमें एक सूत्रता नहीं दिखाई दी। परिणाम स्वरूप हमारे देश में गरीबी में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं हुई, ऐसा भी देखने को मिलता है। देश की सरकार ने देश की गरीबी घटाने के लिए उद्योग क्षेत्र में अधिक से अधिक ध्यान दिया, बड़े बड़े उद्योगों में अधिक से अधिक इन्वेस्ट किया, लेकिन कृषि क्षेत्र जो अर्थतंत्र में अधिक से अधिक रोजगार का सर्जन कर सकता है उस क्षेत्र की ओर सरकार ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, जिस कारण कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रमाण बढ़ता गया। उद्योग क्षेत्र में सरकार ने बड़े बड़े उद्योगों में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करते हुए औद्योगिकरण अपनाया, जिस कारण बड़े उद्योगों में भी रोजगार का अधिक सर्जन नहीं हुआ, क्योंकि बड़े उद्योगों में पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति कार्य करती है। पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति यानी कि ऐसी उत्पादन की पद्धति जिसमें श्रमिकों को रोजगार कम मिलेगा जबकि यंत्रों को रोजगार अधिक मिलेगा। ऐसा ही हमारे देश के उद्योग क्षेत्र में भी हुआ। परिणाम स्वरूप ना कृषि क्षेत्र रोजगार का सर्जन कर पाया और ना ही उद्योग क्षेत्र में अधिक रोजगार का सर्जन हुआ। एक तरफ देश का विकास तो बढ़ता गया, लेकिन दूसरी तरफ देश में रोजगार का प्रमाण उतना अधिक न होने के कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ती गई। और इसके अलावा बेरोजगारी की समस्या को घटाने के लिए और गरीबी की समस्या को घटाने के लिए सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां रही। कभी योजनाओं का अमल पूरी तरह से नहीं हुआ, कभी अमल हुआ लेकिन उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट सरकार की ओर से किया गया वो इन्वेस्टमेंट उतना अधिक नहीं रहा। कभी कभार सरकार ने योजना
सरकारी योजनाओं में सातत्य नहीं रहा। दूसरी जो सरकार आई उसने उन योजनाओं को लागू करने के बजाय कुछ नई योजनाएं लागू की। सरकार को जो रुपया पैसा गरीबों के लिए खर्च करना चाहिए, देश की बेरोजगारी के पीछे खर्च करना चाहिए, वो रुपया पैसा उन्होंने बेरोजगारी या गरीबी की समस्या घटाने के बजाय अर्थतंत्र में अन्य दूसरे क्षेत्रों में निवेश करना शुरू किया। ऐसे कुछ कारणों की वजह से दोषपूर्ण नीतियों का निर्माण होने के कारण देश में बेकारी का प्रमाण बढ़ा और गरीबी के प्रमाण में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं हुई। तो दोस्तों, इस तरह से ये 5 कारण हैं देश में गरीबी के। सबसे पहला कारण ऐतिहासिक कारण, दूसरा ग्रामीण गरीबी के कारण, तीसरा आर्थिक कारण, चौथा सामाजिक कारण और 5वां